कि दिल्ली की माताओं बहनों की हाय अरविंद केजरीवाल को लगी है और अब इनकी बारी गिरफ्तार होने की है। इस सब शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही हैं। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। उन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन 24 न्यूज लगातार अलग अलग विषयों को आपके जरिए उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिसमें आम भावनाएं जुड़ी होती हैं। खासकर अगर हम आज की तारीख में सियासत की बात करें तो बहुत सारे विपक्षी दल परेशान हैं और लगातार अगर हम ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें तो उनका जो निशाना है वो विपक्ष का बहुत सारा नेता जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं से एक उनको खतरा लगता है कि अगर हमने कुछ गड़बड़ की या फिर उनके अंदर का डर है कि अगर हमने कुछ भी गड़बड़ी की तो ईडी और सीबीआई का शिकंजा हम पे कस सकता है। खासकर अगर हम आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो आज उनको तीसरी बार ईडी ने सम्मन भेजा है कि आप आइए। और 2 नवंबर को उन्होंने जाने से मना कर दिया था। वो पंजाब के चुनाव प्रचार में चले गए थे। उसके बाद वो विपक्षता में कहीं चले गए हैं 10 दिन के लिए, यानी छुट्टी पर है। इसके बावजूद ईडी ने 3 जनवरी का समय चुना है कि अरविंद केजरीवाल को आना होगा और अपनी बातों को रखना होगा और पूछताछ के दौरान जो भी कुछ सच सामने आएगा उसके ऊपर ईडी अपनी सोच को कायम रखेगी। तो कुल मिलाकर इसको लेकर हम जिस तरह से देख रहे हैं आज की सियासत में एक उबाल सा आ गया है। खासकर विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार से इसलिए भी चिढ़ रहे हैं कि इनके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। और हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पूरा जो मामला है उसको लेकर विपक्ष डरा हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी को लेकर तो इन दिनों वो ईडी से बहुत बेहाल है। ईडी से बेहाल होने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल पता नहीं किस सोच के तहत ईडी के सामने जाना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी है और इसको वापस ले लेना चाहिए। कि दिल्ली की माताओं बहनों की हाय अरविंद केजरीवाल को लगी है और अब इनकी बारी गिरफ्तार होने की है। इस सब शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही हैं। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। उन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो देखा आपने कि किस तरह से उनकी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी के सामने क्या इस तरह से हम चिट्ठी लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि हम अपने हिसाब से आएंगे। लेकिन कानून का जो शिकंजा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बहुत लंबे समय से जेल में बंद हैं। शराब घोटाला का जो मामला आया है उसको लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल विचलित सी हो गई है। और आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया है वो भी हमें सुनना चाहिए। पहले सुन लेते हैं संबित पात्रा को। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। वो चिट्ठी आप सबने देखा भी है। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस चिट्ठी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था, 5वें नंबर पॉइंट पे मैं वो पढ़ना चाहूंगा। As the Chief Minister of the State of NCT of Delhi, I have governance and official commitments for which my presence is required, particularly in view of the Diwali festivities coming up in the second week of November 2023. उनका कहना था, उनका मानना था कि चूंकि मैं एक पद पर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है और इस कारण से दिल्ली में रहना मेरे लिए अनिवार्य है। साथ में एक और पॉइंट भी लिखा था
और मैं वो पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, लंबा पॉइंट है, मगर उन्होंने कहा था कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और मैं स्टार प्रचारक हूं, तो मुझे तुरंत जाके वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताना है। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी है, ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, ऑन द ईव ऑफ माई डिपार्चर फॉर विपासना मेडिटेशन सेंटर, which has been widely publicized and largely circulated all over the media in the country, as well as officially announced. To my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18/12/2023 for my purported appearance in the person on 21/12/2023. मतलब वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी। तो पक्ष और विपक्ष में लगातार जो भी चल रहा है, देश की जनता उसको देख रही है। इसी सिलसिले में हम चलते हैं शुभम मिश्रा के पास और जानते हैं कि उनकी क्या सोच है। शुभम, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो कितनी विचलित है। 3 नेता तो ऑलरेडी पहले से जेल में बंद है। अब अरविंद केजरीवाल को क्या डर लग रहा है, जो बार बार बचना चाह रहे हैं ईडी से? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखकर? जिस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कि आपको बता दें कि सबसे पहले जो दिल्ली का शराब घोटाला मामला है, उसी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को ये समन जारी कर रही है। पहला समन 2 नवंबर को जारी किया गया था, तभी भी अरविंद केजरीवाल ने कारण बताकर, चुनाव प्रचार का जो है वो रीजन बता करके वो वहां पेश नहीं हुए थे। इसके बाद दोबारा जब उन्हें पिछले दिनों समन जारी कर बुलाया गया तो एक बार फिर उन्होंने विपासना में जाने की बात कहकर उस समन में पेश नहीं हुए हैं। वहीं अब तीसरी बार एक बार फिर ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें समन जारी किया गया है और समन जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का है, जिसमें ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो लगातार इससे बचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त जेल में बंद है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो शायद अरविंद केजरीवाल के मन में भी डर है कि अगर हम पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही है। लोकसभा का चुनाव भी उनके दिमाग में है, कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि जो जांच एजेंसी है उन्हें चुनाव से पहले कहीं गिरफ्तार न कर ले, तो उनका जो चुनाव कैंपेन है पार्टी को लेकर के, जिस तरीके से वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा में। लोकसभा को लेकर खासकर दिल्ली और पंजाब में तो पूरी तैयारी है, इसके अलावा आसपास के राज्यों में भी वह इस बार हाथ आजमाने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में डर तो जरूर है कि अगर कार्रवाई हुई तो इससे पार्टी और उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर हम उनकी पार्टी की बात करें, खासकर जो उनकी मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया है। आपको सुनाते हैं कि वाकई उन्होंने जो भी कुछ कहा है उसको हम बहुत ही सीरियसली अगर लेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन ईडी जो है वो तो बस यही चाहती है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी आ जाए ताकि पूछताछ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे। वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। तो ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है कि जो समन अरविंद केजरीवाल को आया है ये ईडी का समन नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है, ये उसका प्रतीक है।
लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हम यहां के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि जो मानसिक स्थिति है आम आदमी पार्टी की, उसमें बहुत कुछ है। 3 नेता ऑलरेडी जेल में हैं। अब मुख्यमंत्री, संयोजक, उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए लगातार अलग अलग तरीके से बयानबाजी हो रही है। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, आज की राजनीति है, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कानून को मानने से बचते हैं, लेकिन अगर हम बाकी सांसदों की बात करें तो उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, निलंबन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको क्या देखते हैं? बदलती हुई राजनीति में क्या सत्ता में नहीं होने से विपक्ष इतना परेशान हो जाता है? कहीं ना कहीं ये मानसिकता का एक फर्क होता है, अपनी अपनी सोच होती है। जैसे विपक्ष ने कहा कि देश के इतिहास में आज तक संसद में इतने सारे सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष को एक चीज और भी ध्यान देनी होगी कि आज तक संसद के अंदर इस तरह से हंगामा भी कभी नहीं हुआ है कि उपराष्ट्रपति के जो सभापति हैं राज्यसभा के, जगदीप धनखड़, उनके आसन तक पहुंचे, उनसे बहस की जाए, उनकी अवमानना की जाए, उनके आदेशों का पालन न किया जाए। तो जो एक कानूनी प्रक्रिया, जो एक नियमावली होती है हर संस्थान में, जैसे हमारे देश का लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और वहां की भी अपनी एक नियमावली है, वहां अपने तरीके से कामकाज होता है। सांसदों को बात रखने की भी जो एक मैन्युअली दिया जाता है, वो एक चीजें तमाम एक विस्तारित होती हैं, और इन सब में जो अपने मुखिया होते हैं, जो उपसभापति हो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, वो इसका पूरा संचालन करते हैं। और तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संसद के अंदर जब भी एक सांसद वहां बैठता है तो न सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि अपने उस कंस्टिट्यूंसी का उन लाखों लोगों का नेतृत्व करता है और उनकी बात लेकर वो संसद तक जाता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में संसद के अंदर हंगामा देखने को मिला है, न सिर्फ इस विंटर सीजन में, इससे पहले भी जब संसद हुई थी, तब भी जब आखिरी बार पुरानी संसद में सदन चल रहा था, तब भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने काफी हंगामा किया था। कई सांसदों को उस वक्त भी निलंबित किया गया था। आज एक बार फिर पिछले दिनों ये चीजें देखने को मिली है। तो विपक्ष आरोप जरूर लगा रहा है कि जो सरकार है वो तानाशाही कर रही है, सरकार की बल संख्या जो है वो ज्यादा है, जिस तरीके से वो फैसले लिए जा रहे हैं, वो तानाशाह वाले फैसले लिए जा रहे हैं। और यदि कोई बीजेपी या केंद्र की मोदी सरकार की बुराई या विरोध उसके बताता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी चीजों को जो एजेंसियों की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, इसी चीज को इनके साथ भी जोड़कर, जो अभी दिल्ली की नेता कह रही थी आतिशी मार्लेना, कि ये जो समन है एजेंसियों का नहीं, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू की कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, और फिर उसके बाद ईडी ने समन तत्काल जारी कर दिया, उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। तो लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना कि यदि आप निर्दोष हैं, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है, यदि उस घोटाले में आपका कोई हाथ नहीं, तो इसमें डरना क्या है? ठीक है, एजेंसी का एक नियमावली है, वो कार्रवाई कर रही है, उस हिसाब से आपको समन दिया, आप जाके पूछताछ के लिए हाजिर होइए, अपना जवाब दाखिल करिए। लेकिन वो बचते हुए उससे नजर आ रहे हैं, तो इससे सवाल तो उठेंगे। बीजेपी जो हमला कर रही है, उनका सीधा कहना है कि आखिर अगर अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से दोषी या किसी तरह से इसमें संलिप्त नहीं है, तो भाग क्यों रहे हैं, पूछताछ के लिए हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? हालांकि उनका अपना तर्क है अरविंद केजरीवाल का कि ये कानूनों के मुताबिक नोटिस नहीं जारी किए जा रहे हैं और इनको वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जब देखा जाए पूरा सिनेरियो जो चल रहा है, चाहे संसद के अंदर का सिनेरियो हो या फिर संसद के बाहर एजेंसियों को लेकर के सवाल आज से नहीं कई सालों से उठ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में एक आंकड़ा आया था हाल के दिनों में कि जो एजेंसी या जो जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, जितनी कार्रवाई उसने विपक्ष के नेताओं पर की है, उसके 1/3 हिस्सा ना तो सरकार से जुड़ी पार्टियों के नेताओं पर हुई है, ना ही बीजेपी के नेताओं पर हुई है। जबकि उल्टा कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो जो विपक्ष में हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये बीजेपी के इशारे में हो रही है। जहां तक विपक्षना की बात है शुभम, मैंने यही पता किया है कि ये गौतम बुद्ध की सोच से जुड़ा हुआ मामला है पूरा। इसमें 10 दिनों तक कुल मिलाकर ये समझिए कि वो बिल्कुल शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं और ध्यान लगाते हैं।
और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है इस विश्लेषण से कि आपके मन में यौन शोषण के प्रति भावना नहीं आनी चाहिए। अगर आप नशा से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गए हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। इसी तरह की बहुत सी बातें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर 10 दिनों तक शांत रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अगर ईडी के हम विकल्प की बात करें तो फिलहाल अभी तक जो चीजें हो रही है, एक नियम है। दरअसल ये जो पूरा मामला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसमें पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी कार्रवाई कर रही है। तो इसमें एक नियम है कि यदि कोई व्यक्ति पीएमएलए के तहत आता है, उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह पूछताछ के लिए 1-2 यदि एजेंसी के तीसरे समन पर वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होता है। हालांकि अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज है, उनका एक बयान आया जिससे संकेत मिलता है कि शायद अरविंद केजरीवाल तीसरे समन पर भी पेश ना हो। ऐसे में ईडी के पास विकल्प क्या है? तो सबसे पहला विकल्प है कि ईडी इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत, क्योंकि नियम है कि यदि कोई व्यक्ति 3 बार एजेंसी के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होता है तो वह एजेंसी नियम के तहत अदालत का रुख कर सकती है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक वारंट जो कि नॉन अवेलेबल यानी गैर जमानती वारंट होगा, वो जारी करवा सकती है। हालांकि इस पर अदालत की भी भूमिका होती है, क्योंकि किस तरीके से पक्ष को सुनती है, क्या सबूत है एजेंसी के पास, सबूतों के आधार पर वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक प्रोसेस है ईडी के पास कि उनकी गिरफ्तारी के लिए वह अदालत जा सकती है। दूसरी चीज है कि सैद्धांतिक तौर पर ईडी लगातार समन जारी करते रहे जब तक कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं। इसके अलावा तीसरा एक और विकल्प है जो ईडी के समक्ष है इस वक्त, कि यदि अरविंद केजरीवाल जब लौटकर दिल्ली आते हैं और यदि वो 3 जनवरी को पेशी में नहीं जाते हैं, पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते, तो उनके आवास पर जाकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उठ रहा है और यदि ईडी के पास ठोस सबूत है उनके खिलाफ, जो उन पर आरोप लगाए गए हैं, जो उन पर आरोप लगे हैं, अगर उन आरोपों को लेकर ईडी के पास ठोस सबूत है तो ईडी गिरफ्तारी की मांग अदालत से कर सकती है। इसके अलावा पूछताछ के लिए यदि अरविंद केजरीवाल हाजिर भी हो जाते हैं तीसरी बार में, और अगर उन्हें वो जो जवाब देंगे एजेंसी को, जो सवाल पूछे जाएंगे उनसे, उसके अगर उनके संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो उनको फिर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है, लेकिन इसमें भूमिका एजेंसी की होगी कि एजेंसी किस तरीके से सबूतों को रखती है अदालत के सामने। यदि अदालत जाती है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी कराने के लिए, तो वहां सबसे अहम होगा कि वो क्या सबूत देती है। इसके बाद यदि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं तो किस तरह से सवाल जवाब होते हैं, क्या एजेंसी उन सवाल जवाब संतुष्ट होती है, जो उसके पास सबूत है उससे उनके जवाब मैच होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये तमाम चीजें फिलहाल जो अभी विकल्प है एजेंसी के पास, या तो सैद्धांतिक तौर पर समन जारी कर उनके आने का इंतजार करे या फिर गिरफ्तारी के लिए मांग करे। जी बिल्कुल, एक कहावत है कि समय बड़ा बलवान, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, खासकर हम सियासी हलकों में अगर बात करें, तो कानून बड़ा बलवान। कानून का जो डंडा होता है उससे बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि कब हमारे ऊपर सीबीआई का या ईडी का शिकंजा कस जाएगा। लेकिन ये तो सच है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी डर चुकी है। इस तमाम जानकारी के लिए शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से हम कहा जा सकता है कि आज की तारीख में सियासत में जो कुछ भी चल रहा है उससे विपक्ष बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि डर जो है, डर के आगे जीत की बात अक्सर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जब इस तरह की भावनाएं आती हैं पार्टी के अंदर, तो पार्टी का जो मकसद होता है उससे भी पार्टी कई बार भटक जाती है। आपको याद होगा कि संजय सिंह बहुत ही चिल्ला के कहते थे कि अरे हमारे किसी छोटे कार्यकर्ता को या छोटे आदमी को पकड़ के क्या करना चाहते हो, दम है सीबीआई में, ईडी में, तो मेरे पास आओ, मुझे गिरफ्तार करो। और ये बात सच हो गई। तो राजनीति में कब क्या बोलना चाहिए ये कोई तय नहीं कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है कानूनी कार्रवाई में। अगर हम सीबीआई की बात करें, सीआईडी की बात करें, ईडी की बात करें, जो भी जांच एजेंसियां हैं उसको लेकर वो तटस्थ है और कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी के अंदर जो भावना जा रही है कि कानून कितना प्रभावी हो रहा है, भले ही विपक्ष चिल्ला रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो भी तस्वीर सामने आएगी, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर, उस पर पूरे देश की
नजर हो गई। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।